और इस समय तुम सभी लोग पैनल देख सकते हो। तुम सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई सबका ध्यान कहाँ है, हमारे एमसी का ध्यान भी कहाँ है। वो उसे देख के कहता है कि खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जिसके बाद उसकी टांगों के बीच में नजर होती है, जिसके बाद कहता है हमारा एमसी मगर बहुत ज्यादा केयरलेस है वो। मगर इतने में ही हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी के बगल में एक जो बुढ़ा बैठा होता है वो हेड नर्स को बुलाता है अपने पास, जिसके बाद वो नर्स जो है उस आदमी के पास आती है और आदमी को आके कहती है कि मुझे माफ करना, हम जो है इस समय स्टाफ में बहुत ज्यादा कम पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या मैं आपके पास थोड़ी देर में आ सकती हूँ। जिसके बाद वो बुढ़ा जो है उस नर्स को कहता है कि मेरी कमर अचानक से बहुत ज्यादा दर्द करनी शुरू हो चुकी है और ये अब जो है और भी ज्यादा भयंकर हो चुका है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अपना फोन जो है उस नर्स के टांगों के बीच में डालकर उसकी टांगों के नीचे की फोटो खींच रहा होता है। मगर उस नर्स को कुछ भी एहसास नहीं होता, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होती है, उसे नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। मगर वो नर्स जो होती है वो इस बात से अनजान होती है। वो उससे कहती है कि हमें माफ करना, आपको जो है पहले एक्सरे कराना होगा ताकि हम पता कर सके कि आपको कहाँ दर्द है। जिसके बाद वो बुढ़ा जो है अपनी गंदी हंसी के साथ कहता है कि आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो जो है अपने गंदे हाथे जो है उस लेडीज लड़की को, नर्स को पकड़ कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर से जो है उसके बट की तरफ हाथ, अपने हाथ को बढ़ाना शुरू कर देता है। वो नर्स बेचारी जो है परेशान होकर थोड़ा सा रोकर कहती है कि प्लीज आपको थोड़ा सा अपनी बारी के लिए इंतजार करना होगा, आपको एग्जामिनेशन करने के बाद हम आपको इलाज करेंगे। जिसके बाद मगर वो जो है बुढ़ा बहुत ज्यादा ठरकी होता है, वो अपनी गंदी हंसी के साथ उसके बट की तरफ फिर भी बढ़ना शुरू कर देता है और वो कहता है कि मेरी कमर में थोड़ा सा और नीचे दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो बट को पकड़ने वाला होता है, मगर अगले ही सेकंड एक बैंग की आवाज आती है और वो बुढ़ा जो है उस नर्स से थोड़ा सा दूर जाके गिरता है और आह कर रहा होता है। मगर इतने में जो वो नर्स अभी भी उससे पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं। हमें दिखाया जाता है कि उसको बुढ़े को मारने वाला और कोई नहीं हमारा एमसी है और उसने जो अपनी हैंडीकैप वाली वो जो स्टिक होती है उसे फेंक के मारा होता है, जिसकी वजह से वो बुढ़ा दूर गिर जाता है। जिसके बाद हमारा एमसी उससे बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, ये मेरा दरअसल पहली बार है इस चीजों को इस्तेमाल करने का, इस वजह से मेरे हाथ से फिसल गई। जिसके बाद वो जो है उस बुढ़े के फोन को उठाते हुए कहता है कि मैं देखता हूँ कि कहीं आपका फोन टूट तो नहीं गया। मगर वो बुढ़ा चिल्लाता है कि मेरे फोन को हाथ मत लगाना। हांगफेंग जो है उसकी फोन की स्क्रीन में देख लेता है कि आखिर में उसने क्या किया है। जिसके बाद वो जो है बुढ़ा उससे कहता है हांगफेंग को कि ब्रैट मेरा फोन मुझे वापस दे। जिसके बाद हांगफेंग उसे गुस्से से देख रहा होता है और वो कहता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था। जिसके बाद हांगफेंग जो है उसके फोन की स्क्रीन जो है उसकी तरफ करते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पहले तो तूने एक नर्स के नीचे की स्कर्ट के नीचे की फोटो खींची और फिर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की। और फिर हांगफेंग उससे कहता है कि मुझे एक अच्छा रीजन दे कि भैया मैं जो है अभी सिक्योरिटी वालों को ना बुलाऊं और उनसे ये सारी चीजें दिखा कर तुझे पुलिस के पास एस्कॉर्ट ना करवाऊं, और उसके बाद वो जो तेरी कमर की सर्विस करेंगे उसमें शायद तेरी कमर की सर्विस होने के बाद तू बहुत बढ़िया तरीके से दौड़ेगा। जिसके बाद हांगफेंग उससे ये भी कहता है कि फटाफट से निकल ले और मुझे यहाँ पर दोबारा दिख मत जाइयो। और जिसके बाद वो जो है बुड्ढा कुछ बोल नहीं पा रहा होता, मगर हांगफेंग उसके मुंह पे बोलता है कि देख मैं तुझे तेरा फोन भी वापस नहीं दूंगा, अगर मुझे जो है तुम्हारा तेरा ये क्रीपी फेस दोबारा कहीं दिख गया तो मैं जो है सीधा जो है इस चीज को जो है इंटरनेट पे डाल दूंगा। जिसके बाद उस बुड्ढे के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचता और वो वहां से भागता हुआ कहता है डैम इट। और जिसके बाद वो नर्स जो है उसे कहती है रुको जरा, कहाँ जा रहे हो। उसे भागता हुआ देख वो नर्स जो है बोलती है कि भैया अभी तो ये बुढ़ा कह रहा था कि भैया इसकी कमर में दर्द है और अब जो है इतनी तेजी से भाग गया बाहर। नर्स की ये बात सुनकर जो है हांगफेंग अपने मन में बोलता है कि भैया क्या इस दुनिया में इतने सीधे लोग भी बचे हैं क्या। हांगफेंग जो है उस नर्स को सारी सच्चाई बताता है कि कैसे वो बुढ़ा जो है वो क्या कर रहा था कि भैया उसकी स्कर्ट के नीचे की वीडियो बना रहा था। वो जो नर्स होती है वो इन सारी चीजों को सुनकर हैरान हो रही होती है और कहती है कि कैसे, मैंने कैसे नोटिस नहीं किया। हांगफेंग जो है उस बुढ़े का फोन जो है नर्स की तरफ कर देते हुए कहता है कि भैया अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें इसे डिलीट करना है या फिर पुलिस को बताना है ये सारा कुछ, और आगे से जो है तुम इस चीजों के बारे में ध्यान रखना ताकि तुम्हारा कोई भी परवर्ट एडवांटेज ना ले सके। वो नर्स जो है उस बुड्ढे का फोन ले लेती है और हैंगफेंग को थैंक यू करती है और थैंक यू करते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारा एंकल इंजर्ड नहीं था। और ये बात सुनकर हमारे एमसी को याद आता है कि भैया उसकी टांग तो टूटी पड़ी है और वो देखता है कि वो टूटी टांग पे खड़ा है। जिसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। हीरो बनने के चक्कर में हमारा एमसी भूल ही गया कि उसकी टांग टूटी पड़ी है। एड्रेनलिन बूस्ट की वजह से कुछ समय तक खड़ा तो हो गया, मगर जल्दी उसे दर्द का भी एहसास हो गया कि भैया दर्द होता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो नर्स जो है हांगफेंग के पैर को अपने गोद में रख कर जो है उस पर पट्टी बांध रही होती है और वो कहती है कि अब ये हो चुका है और अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना। हैंगफेंग जो है उसे थैंक यू करते हुए कहता है कि अब ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा। जिसपे वो नर्स जो है हैंगफेंग को थैंक यू करते हुए कहती है कि थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए क्योंकि वो तुमने जो है उस बुड्ढे को अच्छा मदद सिखाया, मैं ऐसे बुड्ढे को ऐसे ही थोड़ी ना जाने दे सकती थी। जिसपे हैंगफेंग जो है नर्स को कहता है कि भाई तुम आगे से जो है अपनी सराउंडिंग पे ध्यान रखना, ओके। और तुम इस समय जो है हैंगफेंग का चेहरा देखो और उस नर्स को देखो कि भैया हैंगफेंग की टांग कहाँ बैठ रही है नर्स के। इस बार वो खुद नहीं बिड़ा रहा भाई, एमसी की कोई गलती नहीं है, वो नर्स खुद ही बहुत ज्यादा
इनोसेंट है, इस वजह से उसे नहीं पता कि भाई वो क्या कर रही है। हैंगफेंग की जो लाद है उसकी बॉडी को टच कर रही होती है और हैंगफेंग जो है अपने मन में बोल रहा है कि तुम बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो अपनी सराउंडिंग के। ये सब चीजें जो है उन दोनों के बीच में चल ही रही होती है, मगर इतने में दूसरी नर्स आके जो है हेड नर्स को बुलाती है और कहती है कि हेड नर्स, हमें जो है आपकी मदद यहाँ पर चाहिए। जिसके बाद वो नर्स जो है ऑल राइट कह के वहां से जाने लगती है और जाते जाते भी हैंगफेंग को कहती है कि तुम जो है अपना पैर चेक करवाने के लिए आना मत भूलना, दोबारा आना है तुम्हें 1 हफ्ते बाद। इसके बाद हैंगफेंग जो है ओके करता है और बाय करता है, जिसके बाद वो जो कहता है कि अपने मन में कि 1 हफ्ते बाद, जिसके बाद कहता है कि मैं शायद जो है इसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। और ऐसा कहकर हैंगफेंग जो है हॉस्पिटल से निकल जाता है। फिर जो हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बर्फ अभी भी पड़ रही होती है। हमें दिखाया जाता है न्यूज में, कोई न्यूज देख रहा होता है टीवी में, जिसमें वो न्यूज एंकर बता रही होती है कि बर्फ जो है 24 घंटे से और ज्यादा तेज पड़नी शुरू हो चुकी है और बर्फ रुकने का कोई नामो निशान नहीं है। टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और ये चीज सिर्फ उनके रीजन में नहीं हो रही थी, बाकी देशों का भी हमेशा हाल दिखाया जाता है, जहाँ पर दुबई, इजिप्ट और अमेजोन में यहाँ पर भी बर्फ बहुत ज्यादा तेजी से पड़ रही होती है। टेम्परेचर लगातार नीचे गिरता जा रहा होता है, जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर बताती है कि हमारे देश के एग्जीक्यूटिव और बाकी 46 देशों के और एग्जीक्यूटिव जो है यूएन पहुंच रहे हैं वहाँ पे डिस्कस करने के लिए ये वेदर की अनोमली के बारे में कि भैया टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों गिर रहा है, बर्फ इतना ज्यादा अचानक से क्यों पड़नी शुरू हो चुकी है। जहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर ये भी बताते हैं कि हमारे स्पेशलिस्ट का मानना है कि ये जो कोल्ड वेदर है वो ज्यादा नहीं टिकेगा, ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। जिसके बाद वो कहती है कि प्लीज फिर भी आप सभी लोग जो है अपने घर में रहें और अपनी लोकल गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करें। जहाँ पर वो जो है लोगों को शांत रहने के लिए कहती है और वो बोलती है कि भैया आप जो है र्यूमर्स ना फैलाएं और र्यूमर्स पे ज्यादा भरोसा ना करें, बाहर निकलने से बचें और अपने पास थोड़ी सी सप्लाई जरूर शेयर रखें। और ये कहते हुए हमें हैंगफेंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर हीटर आराम से चल रहा होता है और वो अपना सोफे पे बैठकर अपना आराम से रेड वाइन पी रहा होता है। और वो न्यूज रिपोर्टर टीवी में बोलती है कि भैया ये मुसीबत जल्द ही टल जाएगी। जहाँ पर हमें जो हैंगफेंग दिखाया जाता है जो कि अपने सोफे पे बैठ के रेड वाइन पी रहा होता है और वो पीते पीते यही सोच रहा होता है कि टिपिकल गवर्नमेंट नहीं चाहते कि हमें सच पता चले और वो ये नहीं चाहते कि भैया हम जो पैनिक हो, और इस वजह से वो सारे झूठ बोल रहे हैं। जिसके बाद वो ये भी कहता कि अगर मैं मर के दोबारा से जिंदा ना होता तो शायद मैं भी इस चीज पे भरोसा कर लेता। और ये कहते हुए हमें जो हैंगफेंग का घर दिखाया जाता है जिसमें उसने पता नहीं क्या क्या इकट्ठा कर रखा होता है, सिलेंडर्स, पानी की बोतलें, खाने पीने का सामान और बहुत कुछ इकट्ठा कर रखा होता है। वो ये कह रहा होता है कि इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल नहीं, इस बार मैं तैयार हूँ। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि मैं सप्लाई से पूरी तरीके से स्टॉक हूँ, मैंने अपने घर को रीफोर्स करवा लिखा है, यानी कि मजबूत करवा लिया है पहले से ज्यादा भी, और मेरा हीटिंग सिस्टम भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है नए वाला। वो अपनी रेड वाइन की एक सिप लेते हुए यही सोच रहा होता है कि भैया अब सब कुछ तैयार है, मुझे किसी और चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, सर्वाइवल के लिए। जिसके बाद हैंगफेंग को अपने फोन की जो नोटिफिकेशन की आवाज आनी शुरू हो जाती है और उसे पता चलता है जो उसकी सोसाइटी का ग्रुप है वो जो है बिल्कुल फट पड़ा है। उसके अंदर लोग कमेंट कर रहे हैं, जहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बर्फ पड़ रही है इजिप्ट में, कोई कह रहा है कि भाई बर्फ बहुत ज्यादा है और भाई मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, कोई कह रहा है कि भैया मैंने जुलाई में कभी भी बर्फ पड़ते हुए नहीं देखा है। जिसके बाद एक और भी कहता है कि भैया मेरी कार पूरी तरीके से बर्फ में कवर हो चुकी है। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि भाई बॉस ने कहा है कि घर से काम करो क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही है, तुम ऑफिस नहीं आ पाओगे। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि मैं जो है, जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है इस समय -15 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। जिसके बाद एक और इंसान लिखता है कि भैया सभी लोग मेरी बात पे ध्यान दें, ये जो स्नोफॉल हो रही है बाहर, ये वेदर जो है नॉर्मल नहीं है, ये जो हमारे अर्थ के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से हो रहा है ऐसा। जिसके बाद वो पर्सन दोबारा से लिखता है कि भैया ये कोई आम तूफान नहीं है। जिसके बाद वो पर्सन दोबारा से ये लिखता है कि भैया जो आइस एज एपोक्लिप्स है वो शुरू हो चुका है। जिसके बाद ये सुनने के बाद तो भाई हमारे एमसी का भी दिमाग खुल जाता है। वो कहता है आइस एज एपोक्लिप्स, इसे कैसे पता? और वो यही चीज सोच रहा होता है कि आखिर में ये इंसान है कौन। हांगफेंग इसी बारे में सोच रहा होता है कि आखिर में ये इंसान है कौन और इसे कैसे पता कि ये आइस एपोक्लिप्स है। हांगफेंग जो है यही सोच रहा होता है कि उसे जो है इस इंसान के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांगफेंग जो है वो बाकी लोगों के भी मैसेज पढ़ने शुरू कर देता है, जहां पर एक इंसान जो है प्रॉपर्टी मैनेजर को टैग करते हुए लिखता है कि क्या तुम जितनी भी नेबरहुड में बर्फ इकट्ठी हो चुकी है उसे साफ करवा सकते हो, मैं अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहा। जिसके बाद एक और इंसान जो है प्रॉपर्टी मैनेजर को टैग करते हुए लिखता है कि एग्जैक्टली मैं भी जो है अभी प्लान कर रहा था बाहर जाकर सुपरमार्केट जाने का और वहां से खाना खरीदने का, मैं जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस ऐसे ही नहीं भरता हूँ, जल्दी जल्दी नेबरहुड के एंट्रेंस रोड को क्लीन करवाओ वरना जो है सुपरमार्केट पूरी तरीके से खाली हो जाएगा। जिसपे एक और इंसान लिखता है कि सड़कों पे जो है इतनी ज्यादा बर्फ इकट्ठी हो चुकी है और तुम्हें लगता है कि तुम जो है गाड़ी ड्राइव करके जा पाओगे बाहर यहाँ से, और मान लो अगर तुम नेबरहुड से बाहर निकल भी जाते हो तब भी तुम जो है अपनी गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाओगे। जिसपे वो गाड़ी वाला इंसान उससे पूछता है तो फिर मैं क्या करूं, बाहर जो है -20 डिग्री सेल्सियस हो रहा है और तू चाहता है कि मैं वहां पे चल के जाऊं। जिसके बाद एक और इंसान कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है क्योंकि पता नहीं ये बर्फ का तूफान जो है वो कितने समय तक चलेगा और वो समय दूर नहीं जब लोग जो है पागल होकर दूसरों से जो है उनकी सप्लाई छीनना
शुरू कर देंगे। और यही चीज की वजह से वो कहता है कि भैया अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। बातचीत को और ज्यादा आसान और मजेदार बनाने के लिए हमें जो हर कैरेक्टर का जो है एक 2D अवतार दिखाया जाता है एक डिजिटल वे में, जहां पर हमें जो है कुछ लोगों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। वो प्रॉपर्टी एजेंट को बाहर आकर जो है उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कह रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर भी इसी ग्रुप में ऐड है, मगर वो बेचारा कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि ये उसके हाथ में नहीं, ये एक नेचुरल फिनोमेना है जो कि वो भी हैंडल नहीं कर सकता और ना ही उसे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है। जहां पर उसी प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ में काम करने वाली एक लड़की कहती है कि मैं आप सभी लोगों से बहुत ज्यादा माफी चाहूंगी, मगर ये तूफान जो है बहुत ज्यादा तेज है, हम जो है इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर ग्रुप चैट में जितने भी लोग होते हैं वो फट पड़ते हैं। वो कह रहे होते हैं फिर तुम्हें पैसे देने का फायदा ही क्या है अगर तुम जो है ये छोटी सी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे तो। जिसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि भैया प्रॉपर्टी मैनेजर हमारे पैसे वापस करो, हमें हम जो तुम्हें फीस देते हैं हमें वो वापस करो, रिफंड करो। जिसके बाद हमें हमारा बॉय हंगफेंग दिखाया जाता है जो कि अपने 2D बिल्ली वाले अवतार में होता है और वो यही चीज सोच रहा होता है कि इस फाइट का कोई मतलब ही नहीं है, जो कि क्योंकि बर्फ का जो तूफान है वो कोई आम चीज नहीं है जिससे इंसान आराम से डील कर सके। जिसके बाद हमें एक आवाज आती है कि स्टॉप फाइटिंग, जहां पर जो है सारे लोगों की नजर उस पर चली जाती है, उस इंसान पे, जिस पर हमें जो है ये चश्मा पहना हुआ जैंग नाम का इंसान दिखाया जाता है जो कि अपनी बिल्ली के अवतार में आ रहा होता है। वो कहता है कि ये जो बर्फ का तूफान है वो बहुत ज्यादा तेज है, अगर हम जो है नेबरहुड की सारी बर्फ हटा भी दे तो ये कुछ घंटों में दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी, और लड़ने की बजाय अगर हम सभी लोग जो है नीचे जाकर सारी बर्फ हटाने का काम एक साथ मिलकर करते तो हम जो है पहले ही कब के बाहर निकल चुके होते बिल्डिंग से। और जो ये प्रॉपर्टी मैनेजर वाले लोग हैं ये जो है ये भी ह्यूमन ही है और ये कुछ भी नहीं कर सकते नेचुरल डिजास्टर के सामने, और तुम सभी लोग अपना गुस्सा जो है उन पे निकाल रहे हो। और इसकी ये बात सुनकर लोग जो है ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई तू है कौन जो कि हमारे को लेक्चर दे रहा है, तू क्या ओनर है जो कि प्रॉपर्टी मैनेजर की तरफ से हमारे को सफाई दे रहा है ये। जहां पर लोग जो है इस बात को सुनकर ये कहना शुरू कर देते हैं कि क्या तू भी प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ है, इसका मतलब है। और सभी लोगों की ये बात सुनकर वो जो है उन सभी लोगों को रिप्लाई करता है और कहता है कि सभी लोग मैं जो है तुम सभी लोगों को जो है प्रॉपर्टी मैनेजर की तरफ से ये चीज सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं बस तुम्हें इतना कह रहा हूँ कि हमारा जो मकसद है वो और जो हकीकत है उसके बारे में तुम्हें बता रहा हूँ। और वो ये कहता है कि प्रॉपर्टी मैनेजर से लड़ने से कुछ भी नहीं होने वाला, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो तब तक रहेगी जब तक कि हम सभी लोग साथ मिलकर उसे सॉल्व ना करने का कोई तरीका ना ढूंढ ले। जहाँ पर लोग उससे कहना शुरू कर देते हैं कि तू अब हमें बता कि अब हम करें क्या। जहाँ पर एक इंसान कहता है कि क्या हम सभी लोग अब भूखे मर जाए। जहाँ पर वो जो है इस बात का लोगों को रिप्लाई देना शुरू करता है। वो कहता है लोगों को गाड़ी लेके जाना सुपरमार्केट तक वो तो इम्पॉसिबल है, वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि अगर तुम नेबरहुड से गाड़ी काट भी लोगे तो क्या गारंटी है कि तुमको जो है रोड बिल्कुल क्लीन मिल जाएगी। और अगर तुम सभी लोग मेरा सजेशन मानते हो तो तुम सभी लोग जो है नीचे चलते हैं, हम सभी लोग और प्रॉपर्टी मैनेजर के साथ मिलकर जितनी भी बर्फ फुटपाथ पे पड़ी वो सारी हटाते हैं। जहां पर हमें जो है हैंगफैंग का सीन दिखाया जाता है जो कि इसको बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो कहता है कि मेरे पास इसकी कुछ यादें तो है इस जैंग नाम के बंदे की। जहां पर वो ये कहता है कि मेरी पहली लाइफ की मेमोरीज के हिसाब से ये बहुत जिंदा दिल इंसान था। यहाँ पर हमें जो है एक और इंसान दिखाया जाता है जो कि अचानक से ग्रुप चैट में एंटर हो जाता है और वो एंटर होते ही यही कहता है कि भाई क्या ये मैटर इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वो कहता है जिनको भी बर्फ हटाने में मदद करनी है वो नीचे जाए और जिनको नहीं करनी वो जो है अपना मुंह बंद रखे। और ग्रुप चैट छोड़ने से पहले वो ये बात कहता है कि भैया आधे दिन लड़ना सिर्फ थोड़ी सी बर्फ साफ करने के लिए कितना ज्यादा अनोइंग बात है। और यहाँ पर हमें जो है इस ग्रुप चैट में एक काली बिल्ली दिखाई जाती है और सभी लोग अभी तक पहचान गए होंगे कि भाई ये कौन है। अगर नहीं पहचाने हो तो ये अपना जो है होमलेस जो, जी हाँ अपना ली, जिसपे वो ये भी कहता है कि मुझे जो है रोड को जल्दी क्लीन करना होगा क्योंकि मेरी जो है मेरे भाइयों के साथ, अच्छे भाइयों के साथ कुछ $5 मिलियन की डील है जिसके ऊपर मुझे उसे डिस्कस करना है उनके साथ। जिसपे हमारा हैंगफैंग जो है इस इंसान को पहचान लेता है और कहता है कि इस तरीके से बोलने वाले इंसान को शायद मैं जानता हूँ। जहां पर इन लोगों को जाता हुआ देख दूसरे लोग भी कहना शुरू कर देते हैं कि मैं भी जाऊंगा। जहां पर एक को इंसान कहता है कि मैं भी जाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाना खत्म हो गया, मुझे जो है कुछ दिन का और खाना खरीदना है। और तुम सभी लोग जो है इस इंसान को तो पहचान ही गए होगे, अगर नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारी हेड नर्स है जिसे देखकर हमारा हैंगफैंग फैल गया था। और वो कहती है कि मैं भी मदद करूंगी भले ही चाहे मेरी ताकत थोड़ी सी कम हो इस चीज के लिए। इसके बाद हमें जो है एक और लड़की दिखाई जाती है जिसे देखकर तुम सभी लोग पहचाने गए होगे, अगर नहीं पहचाना तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये हियोना है जो कि कह रही होती है कि मुझे जो है मेरी तबीयत 2 दिन से खराब है, मुझे फ्लू है, मगर जैसे ब्रदर जैंग ने एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से तो मैं भी जाना चाहूंगी। जिसपे हमें जो है हैंगफैंग का रिएक्शन दिखाया जाता है जो कि देख के यही कह रहा होता है कि क्या ये भी जाएगी अब। जहाँ पर हियोना की ये बात सुनकर कई सारे लड़के आगे आ जाते हैं और हियोना को कहते हैं कि भाई यहाँ पर इतने सारे लड़के हैं और हम हियोना को जाने देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि हियोना तुम अपने घर पे रहो और आराम करो, हम सभी लोग कर लेंगे इस काम को। इसके बाद वो सभी लोग जो है
हियोना को घेर लेते हैं और वो हियोना जो है वो सबका थैंक यू करती है और कहती है कि तुम सभी लोग कितने ज्यादा केयरिंग हो और तुम सभी लोग मेरे लिए इतना ज्यादा मुश्किल उठा रहे हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हांग फेंग जो है वो ग्रुप से बाहर आ चुका है और वो ये कहता है कि हियोना को रिग्रेट करना चाहिए इस एक्ट को प्ले करने के लिए, मगर उसने जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्टिंग की है। और ये बात कहते हुए हांग फेंग को गुस्सा आ रहा होता है, मगर इतने ही हांग फेंग के फोन में एक मैसेज आता है जिसे ओपन करके देखता है तो वो किसका होता है, हियोना का। जिसपे हमें जो है हियोना का मैसेज दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है हांग फेंग को कि तुम जो है काफी दिनों से काफी ज्यादा बिजी चल रहे थे, तुमने कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट करोगे, मैं तुम्हारा जो है वो ऑफिस में से इंतजार कर रही हूँ। और इसके बाद वो लिखती है हांग फेंग को कि भैया अगर तुम मुझसे मिलने आ रहे हो तो तुम जो है सुपरमार्केट से कुछ मेरे लिए खाने के लिए ले आना और ज्यादा खरीद के लाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और नीचे बाय लिखकर जो है हमें दिखाया जाता है कि एक नीचे फोटो भी भेजी है उसने, और फोटो तुम सभी लोगों के सामने है। मैं तुम्हें ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि वो कैसे अपने बेड पे बैठी है। जिसे देखकर हांग फेंग कहता है कि बाहर का मौसम इतना ज्यादा ठंडा है फिर भी वो जो है इतने कम कपड़े पहन के बैठी है सिर्फ मुझे सेड्यूस करने के लिए। जिसे देखकर वो ये भी कहता है कि ये तो सही में मेहनत करी है ताकि मैं जो है इसके लिए खाना खरीद के लेके आऊं इसके घर पे। और ये बात बोलते हुए हांग फेंग सोच ही रहा होता है कि भाई इसे अब रिप्लाई क्या दूं। जिसके बाद उसे जो है तुरंत याद आता है कि उसकी एक टांग टूटी पड़ी है तो उसकी टांग की फोटो खींच के भेज देता है और हियोना भाई बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, वो जो है अपने फोन को पैर से कुचलते हुए बोलती है तू बेवकूफ इंसान हांग फेंग, तू इंतजार कर। जिसके बाद हमें हांग फेंग की मन की आवाज सुनाई जाती है जो कि अपने फोन में लड़कियों की जो है रील्स या फिर शॉर्ट वीडियोस देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है अपने दिमाग में कि ये तीसरा दिन है जब से बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी है और वो कहता है कि भैया तब से जो है टेम्परेचर -20 डिग्री से भी नीचे जा चुका है। और वो यही सोच रहा होता है कि एपोकलिप्स के स्टार्टिंग दिनों में जो है बिल्डिंग का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो काम करता रहेगा और अभी हमारे पास इंटरनेट भी है, लोग जो है वो काम कर रहे हैं जो कि वो करते हैं डेली लाइफ जैसे कि यूज करना फोन को, वो सब कुछ कर रहे हैं, गेम खेलना। मगर मैं जो है फोन में लड़कियों की वीडियोस को स्क्रॉल करने के सिवा कुछ और नहीं कर सकता हूँ और तुम सभी लोग देख सकते हो कि भाई इसके फीड में किस तरीके की वीडियोस आ रही है। मैं इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा तुम सभी लोगों को। जिसके बाद वो कहता है कि एपोकलिप्स स्टार्ट हुई ये दूसरा दिन ही हुआ है और एपोकलिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगता है कि भाई ये है कि वो लोनलीनेस को कैसे इंड्योर करेगा। जिसके बाद हांग फेंग जो अपने पैर की तरफ देख के यही बोल रहा होता है कि भाई मेरा पैर भी कुछ खास अच्छा नहीं कर रहा, एक टूटी हुई हड्डी को जुड़ने में लगभग कुछ महीने लग जाते हैं। जिसके बाद वो ये सोचते हुए कहता है कि चलो छोड़ो यार, चलो वीडियो ही वापस देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो जो है एक डॉक्टर को एक पेशेंट का इलाज करते हुए देखता है जिसके चारों ओर खून खून लगा होता है। हमें बताया जाता है कि इस इंसान ने जो है अपनी बिल्डिंग के 15th फ्लोर से जंप कर दिया और उसके बाद जो है काफी ज्यादा घायल हो जाता है, मरने की हालत में होता है लगभग, मगर उसके बाद भी वो देखते हैं डॉक्टर कि भाई कैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी बोन्स जो है वापस से रीजनरेट होनी शुरू हो जाती है। और वीडियो के लास्ट में ये बोला जाता है कि क्या ये सच है या फिर ये झूठ है, ये जानने के लिए आपको फॉलो करना होगा और हमारे अगले हफ्ते जो वीडियो आएगी उसका इंतजार करना होगा। जिसपे जो है हांग फेंग इस चीज को देखने के बाद कहता है सही बात है, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। जिसके बाद हांग फेंग जो है अपने ग्रीन लाइट को एक्टिवेट कर जो है अपने पैर को हील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद उसे लगता है कि भाई हीलिंग पे बात नहीं बन रही है क्योंकि वो कम एनर्जी लगा रहा है, तो वो जो है अपनी पावर आउटपुट को और ज्यादा बढ़ा देता है, मगर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो जो है हार मानकर अपने सोफे पे वापस लेट जाता है और वो यही सोच रहा होता है कि मैं कुछ इस चीज के बारे में ज्यादा ही सोच रहा था, मुझे लगा था कि मेरी ग्रीन एनर्जी जो है मेरी इंजरी को बहुत तेजी से ठीक कर देगी, मगर वैसा कुछ भी नहीं होता। हांग फेंग बोर तो हो रहा होता है तो इस वजह से जो है उसे नींद आनी शुरू हो जाती है और वो जो है सो जाता है। सोने के तुरंत बाद जो है वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहां पर बकरियों के सिर भाई उड़ रहे होते हैं, उनके पंख होते हैं भाई, और वो जो है भेड़ के ऊपर बैठा होता है। उसकी आउटफिट देख सकते हो तुम सभी लोग, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और वो कहता है कि ये टाइम है भेड़ों को चलने का।